Guys, this is Aditi Pandey. Welcome to IS Point. Today we will talk about चैप्टर 4 कृषि। उसमें हमारा पॉइंट था कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। तो चलिए पढ़ते हैं कि आज के चैप्टर में क्या है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को रीढ़ की हड्डी कहा गया है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि 85% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो पूरी तरह से अपने आजीविका के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए कृषि पर निर्भर थी तथा जो ये कृषि के योगदान का अनुपात था वो 1951 से लगातार घट रहा था। इसके उपरांत भी 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या रोजगार को ही आजीविका का साधन मानती थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। यानी जो घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का जो उत्पादन है वो घटता जा रहा है और बेसिकली ये कह सकते हैं कि उत्पादन नहीं घट रहा है, एक्चुअली जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि उत्पादन थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि भूमि की जो हेक्टेयर प्रति भूमि की जो वो है उपयोगिता वो भी घट रही है। कहीं ना कहीं कार्बनिक चीज़ों के उपयोग से भूमि को नुकसान भी पहुंच रहा है। मिट्टी की उर्वरकता जो है वो कम हो रही है तथा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल को जो सोखने की क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। इसी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट आ रही है, जो कि समाज के लिए एक व्यापक निहितार्थ है। कृषि का महत्व समझाने के लिए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके आधुनिकीकरण के लिए बहुत प्रयास किया गया है, बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं जिससे कि किसानों को ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराना, बीजें उपलब्ध कराना, आकाशवाणी इत्यादि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से उन्हें मौसम की जानकारी देना, न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से बताना कि अपने जो बीज हैं उन्हें कीड़े लगने से कैसे बचाएं, इत्यादि चीज़ें भी शुरू हुई हैं। पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्वानुमान से क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है, एक्सेट्रा। तो इसके कारण पर्याप्त मात्रा में रोजगार के लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में रोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पादों में वृद्धि तो हुई है परंतु फिर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए हैं। कृषि में विकास दर कम होती जा रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है और हमारी सरकार कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है। रासायनिक उर्वरक को बढ़ाया जा रहा है, जितना भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं इनके उपयोग को वरीयता दी जा रही है, इनके उपयोग को बढ़ाया जा रहा है। लोग इसका उपयोग कर रहे हैं ताकि जो फसल है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो, परंतु इससे हमारे मिट्टी को प्रभाव पड़ रहा है, उसकी उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है तथा वो बंजर बनती जा रही है। खाद्य सुरक्षा, आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। न्यूनतम यानी कम से कम उसमें इतने प्रोटीन्स तो हों जो हमारे पूरे जो भी हम डेली वर्क करते हैं उसमें हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान कर सके तथा हमारे विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक हों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फूड में कितनी चीज़ें नॉमिनेट की गई हैं कि ये ज़रूरी होती हैं हर इंसान के लिए, उसकी बेसिक नीड्स के लिए, उसे अपने दिनचर्या में जो भी ऊर्जा चाहिए होती है उसके लिए लाइक प्रोटीन होना चाहिए खाने में, आयरन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये है न्यूनतम पोषण। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है तो यह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। हमारे देश के कुछ प्रदेशों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्य जहां अत्यधिक निर्धनता है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। अर्थात जो ऐसी जगह हैं जहां गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है या फिर जहां विकास कम है, रोजगार की उपलब्धता कम है, जिससे गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर खाद्य सुरक्षा लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही है।
तथा देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु हमारी सरकार ने सावधानीपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना भी की है, जिसके 2 घटक हैं। पहला तो बफर स्टॉक, दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS। जैसा कि आप जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। जैसा कि BPL जो कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उससे जो हमें अन्न और मतलब अनाज है वो हमें कम पैसों पे मिल जाता है। हाँ, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, बट फिर भी वो एक न्यूनतम पोषण के लिए ठीक होता है। तो इस टाइप की ही जो प्रणालियाँ हैं उसकी रचना की गई है सरकार द्वारा, ताकि गरीबों को भी भोजन तथा खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हो सके। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि जो सामान्य लोग हैं, जो एकदम सामान्य वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो भी उसे खरीद सके। ऐसी कीमतों पर सामान उपलब्ध हो तथा ऐसी कीमतों पर सामान को उपलब्ध करने की सुनिश्चितता प्रदान करना। इससे निर्धन भी भोजन प्राप्त करने में समर्थ होते हैं तथा इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं का अत्यधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI करती है, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसान से खाद्यान्न प्राप्त करती है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायता उपलब्ध कराती है। जो सरकार है इसमें हम किसानों से एक निश्चित मूल्य पर, जो कि टीवी पे जिसकी घोषणा या रेडियो पे कर दी जाती है, उसी निश्चित मूल्य पे सरकार उनसे उनकी फसलों को खरीदती है तथा वे सामान्य वर्गों को उपलब्ध कराती है। उर्वरक और मतलब जो किसान हैं उन्हें उर्वरक, जल तथा आदि कृषि निवेशों पर एक सब्सिडी उपलब्ध कराती है। अब इन सहायकों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है। इनसे इन दुर्लभ निवेशों को बड़े पैमानों पर उपयोग भी हुआ है, जैसे जल और उर्वरों का अत्यधिक प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ा देता है, यानी कि जितने फसलों का उत्पादन है उसकी क्षमता तो बहुत बढ़ जाती है और क्वांटिटी भी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उससे मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मिट्टी जो है वो बंजर बनने लगती है, उसकी जल संरक्षण जो क्षमता होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तथा निवेशों में सहायकी FCI द्वारा शर्तियाँ खरीद ने शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है उसके लिए गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही हैं। पंजाब और हरियाणा इसके जो उदाहरण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, BPL और APL, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं तथा वो जो गरीबी रेखा से ऊपर के हैं। प्रत्येक वर्गों के लिए जो कीमत है खाद्यान्नों की वो अलग अलग है। आ जाते हैं प्रशासकीय दृष्टि से को समायोजित करना कठिन हो जाता है। यदि सरकार उपर्युक्त कृषि संरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है तो नए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाले खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें वृद्धि की बेहतर संभावनाएं हों। जैसे ये लाइन ये कहना चाहती है, जैसे हमारे यहाँ कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो जो फसलें हैं वो कुछ जगह पर कुछ फसलें काफ़ी अच्छे से उग जाती हैं, कुछ जगह कुछ फसलों के लिए सही नहीं होती। जैसे नारियल का पेड़ है, आप कहीं भी लगा देंगे तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, हाँ वो पेड़ लंबा हो जाएगा, लेकिन उस पर फल नहीं आने वाले हैं। वो तभी आएंगे जब वो समुद्र या नदी के किनारे होंगे।
तो उसी प्रकार से केवल गेहूँ चावल हर जगह उगाया जाए इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सी फसल कहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पा रही है। अगर हम वहाँ उगाएं तो वो फसल अच्छे से ग्रोथ भी कर जाएगी, उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और उसके ख़राब होने का डर भी कम हो जाता है इस चीज़ से। तो चलिए आपका टॉपिक यहीं हम रोकते हैं और आगे के पार्ट को हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।